ओके सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो। ओके ओके, दैट्स गुड। ओके सो आज का हमारा टॉपिक किडनी स्टोन, और हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और किडनी स्टोन के जो रेमेडीज हैं, यानी जो ट्रीटमेंट है, उसकी हम बात करेंगे आज। ठीक है, कि अगर किडनी स्टोन हो गया तो देन उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो देर आर लाइक टू प्रोसीजर्स, उनके हम बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, वो हमें लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ पेशेंट इज ससेप्टेबल टू किडनी स्टोन्स, फॉर एग्जांपल अगर फैमिली हिस्ट्री में आ रहा है, तो यू शुड अवॉइड द हाई वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिनमें ऑक्जेलेट की कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। वैसे भी आपको अवॉइड करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। खानी चाहिए डेफिनेटली, उनके हेल्थ इफेक्ट्स भी अच्छे होते हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए कि ऑक्जेलेट प्रेसिपिटेट होके वो किडनी स्टोन में कन्वर्ट हो जाए। सो दिस इज़ द प्रिकॉशनरी मेजर कि ऑक्जेलेट वगैरह ना लें। वालेकुम अस्सलाम सईदा ज़हरा, वेलकम। ऑक्जेलेट्स वगैरह से रिलेटेड नहीं नहीं, कैल्शियम का कैल्शियम, देखो कैल्शियम तो वैसे आपके लिए नेसेसरी है। कैल्शियम आपकी बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है ना, तो ऑक्जेलेट होगा नहीं तो कैल्शियम बाइंड होगा नहीं, तो बाइंड होगा नहीं तो सॉल्ट बनेगा नहीं, सॉल्ट बनेगा नहीं तो नो स्टोन। तो इसलिए ऑक्जेलेट कम कर दें, क्योंकि ऑक्जेलेट हमारी बॉडी में कोई इतना खास रोल प्ले नहीं करता। बट कैल्शियम इज़ अ वेरी इसेंशियल, मसल कॉन्ट्रैक्शन हर एक चीज़ में। यस, ऑक्जेलेट ऑक्जेलेट। तो हमारे पास दो मेडिकल प्रोसीजर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वील डू टू मेडिकल। कहाँ गई वो स्लाइड? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ऑक्जेलेट क्या होता है? वेरी गुड मोहादिसा, वेलकम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत आला। ऑक्जेलेट इज, ऑक्जेलिक एसिड का नाम सुना है? ऑक्जेलिक एसिड का अभी अभी स्टार्ट हुई है, अभी अभी स्टार्ट हुई है, जस्ट अभी अभी। ऑक्जेलिक एसिड का नाम सुना है? तो उसी में से दो हाइड्रोजन हटा दो तो वो बनता है ऑक्जेलेट। ठीक है, ऑक्जेलेट बनता है। ये होता है ऑक्जेलेट। जस्ट अ मिनट भाई, क्या हो गया है? जस्ट अ मिनट। C2O4 - 2, दिस इज ऑक्जेलेट। इसके साथ कैल्शियम +2 जुड़ जाता है तो दिस इज कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर देखना है तो ऐसे होता है COOH। ठीक है, COOH, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। इसमें इन दोनों हाइड्रोजन को हटा दो, नेगेटिव नेगेटिव, दिस इज ऑक्जेलेट। ओके। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम सब लोगों को भाई, वेलकम। ओके, सो हम बात कर रहे हैं किडनी स्टोन के बारे में, और किडनी स्टोन के बारे में हम डिटेल में वैसे डिस्कस कर चुके हैं पहले, कि व्हाट आर द एग्जैक्ट कॉजेज। हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टोन्स की बात कर ली है। मेजॉरिटी जो 80% किडनी स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्जेलेट या कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से होते हैं। और ये कब होते हैं? जब हमारे यूरिन में क्या हो जाता है? हाइपर हाइपर ऑक्सिलेरिया या हाइपर कैलिसीमिया होता है। ठीक है, हाइपर कैलिसीमिया मतलब कैल्शियम ज्यादा, और हाइपर ऑक्सिलेरिया मतलब ऑक्सिलेट ज्यादा। दोनों आप दूसरे के साथ मिलके सॉल्ट बना लेंगे, प्रेसिपिटेट आउट होके स्टोन बना लेंगे। ठीक है, तो द मेजॉरिटी स्टोन जो है वो इसी के होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब स्ट्रूवाइट्स हमने देखे थे, अराउंड 10% किडनी स्टोन्स जो हैं वो स्ट्रूवाइट्स होते हैं। स्ट्रूवाइट्स आर कॉल्ड इन्फेक्शियस स्टोन, और जो प्राइमरी बैक्टीरिया इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, यूरिक एसिड के कुछ स्टोन्स होते हैं, एंड देन सिस्टीन, इट इज एन अमीनो एसिड। इसके भी कुछ स्टोन्स होते हैं, और हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट, हमने इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात भी कर ली थी कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। डायग्नोसिस हमने बात कर ली थी कि वील डू अल्ट्रासाउंड, और साथ साथ में अगर इफ नेसेसरी तो मे बी एक्सरे वगैरह, बाकी जो इमेजिंग की टेक्निक है उनको यूज करके, और साथ साथ में यूरिन एनालिसिस और XYZ जो भी रेलेवेंट टेस्ट हैं वो करेंगे हम, उससे हमें डायग्नोसिस कंफर्म होगी। इसके बाद ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो आप लोगों की बुक में दो प्रोसीजर गिवन है। ठीक है, एक का नाम है ECWL। ठीक है, ECSWL, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्राकोपोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, और देयर इज अनदर प्रोसीजर कॉल्ड परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। ठीक है, तो ये दो प्रोसीजर्स हैं, दो मेडिकल प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं एक्स्ट्राकोपोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के बारे में। तो अगर एक्स्ट्राकोपोरियल मतलब बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, बॉडी के बाहर। यस, लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी यहाँ गिवन है। ठीक है, तो बॉडी के बाहर एक मशीन होती है जो रेज जनरेट करती है।
ठीक है, यहाँ दिस इज ये लिथोट्रिप्सी का पूरा apparatus आप लोगों को सेटअप दिखाई दे रहा होगा। दिस इज लिथोट्रिप्सी, यहाँ पे देख सकते हैं। तो लिथोट्रिप्सी का पूरा एक अलग रूम होता है, ठीक है। लिथोट्रिप्सी का पूरा ना अलग से रूम होता है, नेफ्रोलॉजी के वार्ड में पूरा अलग रूम होता है, और उसमें हमारे पास एक मशीन होती है, ठीक है, जो क्या एक्स रेज बीम जनरेट करती है, ठीक है। और वो एक्स रेज हम ना स्टोन के ऊपर, ठीक है, वो जो शॉक वेव जनरेटर होता है उसको हम स्टोन के ऊपर ना फिक्स करते हैं। यहाँ देखिए नीचे से, यहाँ पे देखो बेड पे पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है। यहाँ नीचे से ये देखिए, यहाँ से ना एक्स रेज जनरेट होती है, देखो, शॉक वेव जनरेटर। तो जो शॉक वेव्स होती है ना, वो यहाँ से जनरेट होती हैं, और यहाँ देखें शॉक वेव्स आर फोकस्ड एट स्टोन। तो हमारे पास ना यहाँ पे पूरा मॉनिटर वाला सिस्टम होता है, वहां से हम मॉनिटर के थ्रू क्या करते हैं, पूरा हमारे पास इमेजिंग का सिस्टम होता है, उसके थ्रू हम सारी जो एक्स यहाँ पे जो रेज जनरेट होती है शॉक वेव्स, उसको डायरेक्ट किडनी स्टोन पे कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। किडनी स्टोन के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पहले स्टार्ट में थोड़ी कम रेज देते हैं, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता रेज का जो है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा लाइक अमाउंट बढ़ा देते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो जैसे जैसे बढ़ता है थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ती है रेस की, तो स्टोन हमारे पास अंदर जो होता है वो क्या होता है, वो जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होने के बाद फिर आपको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पिलाया जाता है, ताकि यूरिन के थ्रू ये जो छोटे छोटे स्टोन है ना आपके यूरिन में आ जाएं, और इस तरह से किडनी स्टोन खत्म हो जाए आप लोगों का, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रोसीजर होता है, दिस इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी, और पूरा नाम इसका होता है एक्स्ट्रा कोपोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ठीक है। और इसके लिए पूरा अलग से सिस्टम होता है, अलग से पूरा अलग रूम होता है इसके लिए, जिसे हम लिथोट्रिप्सी परफॉर्म करते हैं इस। और ये जो मशीन होती है, दिस इज कॉल्ड लिथोटर्पर, जो हमारे पास ये जनरेट करती है शॉक वेव्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक्सरेज रिसीवर लगा हुआ है टॉप साइड पे, नीचे से एक्सरेज जनरेट होंगी, ठीक है। और एक यहाँ पे नर्स आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ठीक है, जो कि पूरे सारी सिस्टम को मॉनिटर करेगी। इनिशियली जो ये सिस्टम होता है, वी डू दिस प्रोसीजर अंडर जर्नल, नॉट जर्नल एनेस्थीसिया। हम कोई एनेस्थीसिया वगैरह नहीं देते, क्योंकि इसमें वो नहीं होता। और स्टार्ट में हम रेस की इंटेंसिटी कम रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं, और हम पेशेंट से साथ में पूछते भी रहते हैं कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम शॉक वेव्स की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम कर दें, ठीक है। तो ये वाला प्रोसीजर ऐसे काम करता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? क्रिस्टोफर क्लारो, ओके। दूसरा प्रोसीजर है हमारे पास, इसे हम कहते हैं PCNL, ठीक है। PCNL इज परकुटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। परकुटेनियस नेफ्रोलिथोटमी में क्या होता है कि जो हमारे पास लिथोट्रिप्सी होते हैं ना, वो छोटे स्टोन्स के लिए होती है रिलेटिवली, ठीक है। जो छोटे स्टोन्स होते हैं तो उनके लिए वो काम करती है। अब जब बड़े स्टोन होते हैं तो वो उन शॉक वेव से वो नहीं होते, ठीक है, उन शॉक वेव से हमारे पास नहीं ब्रेक होते। तो इस वाले मेडिकल प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, हम ना एक कैथेटर पास करते हैं। वालेकुम अस्सलाम मुजीब, वेलकम, ठीक है। एक कैथेटर पास करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द बैक ऑफ द पेशेंट। और ये वाला जो प्रोसीजर होता है ये अंडर आईवी सेडेशन और साथ में जर्नल एनेस्थीसिया में होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें इंसर्शन होगा पूरा ट्यूब का, तो पेन होगा डेफिनेटली। तो आईवी सेडेशन और स्पाइनल एनेस्थीसिया में होता है, ठीक है। और नो दिस इज नॉट एन ओपन सर्जरी, इसमें सिर्फ एक हम कैथेटर ऐसे इंसर्ट करते हैं, उसके थ्रू एक नेफ्रोस्कोप इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और उस नेफ्रोस्कोप में फिर हम क्या करते हैं, हम रेज को डायरेक्ट जाके जो किडनी स्टोन होता है ना उसी के ऊपर डायरेक्ट कंसंट्रेट करके वहां पे वो कर देते हैं, ठीक है। और फिर मैनुअली वहां से जो है वो ना यहाँ से निकाल लेते हैं हम, ठीक है। माइक्रोस्कोप की तरह नेफ्रोस्कोप, यस, ठीक है। तो यहाँ पे हम जस्ट एक हमने कैथेटर को इंसर्ट किया, उसमें हमने अपना जो अपरेटस है जिसके थ्रू हमने जो है वो स्टोन को वो करना है, रेजा रेजा करना है, उसको इंसर्ट करेंगे। नेफ्रोस्कोप विच इज जो कि हमारे पास नेफ्रोस्कोप कहलाता है, और उसके थ्रू फिर हमारे पास क्या होगा, हम स्टोन को वहीं पे ब्रेक करेंगे, ठीक है। और ये रिलेटिवली जो बड़े स्टोन्स होते हैं, ठीक है, जो बड़े स्टोन्स होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। इस वाले प्रोसीजर से आप जो बड़े स्टोन्स हैं, जो ब्रांच स्टोन्स होते हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े,
उन वाले को भी कर सकते हैं, जिन्हें हम स्टैग हॉर्न स्टोन कहते हैं, स्टैग हॉर्न स्टोन। ठीक है, तो उनके लिए भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है वो डायरेक्टली यहाँ से देखो, जैसे स्टोन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखो स्टोन ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट आपने सक कर लिया, ठीक है, यहीं से डायरेक्ट। ठीक है, और एक और तरीका भी होता है कि पूरा हम यूरेथ्रा के थ्रू एक 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 कैथेटर वहां से भी इंसर्ट करते हैं, तो उसके थ्रू वहां से भी जो है वो कुछ कुछ स्टोन्स, अगर फॉर एग्जांपल वो यूरेटर में नीचे आ गए या नीचे हमारे पास बाकी यूरिनरी सिस्टम में आ गए, तो वहां से भी उसको हम वापस वहां से ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज पीसीएनएल। और अगर फिर इससे भी नहीं होता तो देयर इज अनदर प्रोसीजर जो कि आप लोगों के बुक में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखें, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये बेक ऑफ द पेशेंट से किया जाता है। ठीक है, पेशेंट के बेक से। ठीक है, तो उस मेडिकल प्रोसीजर का नाम क्या है हमारे पास? लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटमी। ठीक है, तो उसमें फिर हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं और फिर जो है वो स्टोन को मैनुअली निकालते हैं। ठीक है, और अगर इन सब से नहीं होता तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा? मेजॉरिटी इनसे चीजें हो सकती है, मेजॉरिटी इनसे जो है ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक है, इन तीनों प्रोसीजर से। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा? मे बी अब ओपन सर्जरी करके किडनी को भी डायसेक्ट करके वहां से निकाले। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी इससे हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोनों प्रोसीजर्स? मैं इसकी एक वीडियो भी भेज दूंगा आप लोगों को, उसमें और ज़्यादा डिटेल में भी आप लोगों को एनिमेशन से ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एनिमेटेड वीडियो है, उसमें से देख लेंगे। अब हमारे पास टॉपिक आता है किडनी फेलियर का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किडनी फेलियर। सो व्हाट इज किडनी फेलियर? क्या होता है हमारे पास किडनी फेलियर? यस, व्हाट इज किडनी फेलियर? तो दिस इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच द नॉर्मल फंक्शन ऑफ किडनी इज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड। ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ किडनी? किडनी का नॉर्मल काम ये होता है कि वो ब्लड में से क्या करे, जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसको यूरिन में कन्वर्ट करके उसको बॉडी में से बाहर निकाले। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल फंक्शन। अगर ये वाला फंक्शन जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है किडनी का, जो कि मेजर फंक्शन है, वन ऑफ द मेजर फंक्शन, ये डिक्रीज हो जाए, टाइम के साथ साथ कम हो जाए, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड किडनी फेलियर। ठीक है, यस, किडनी फेलियर कैन लीड टू द सॉरी किडनी स्टोन कैन लीड टू द किडनी फेलियर। ठीक है, किडनी स्टोन कैन लीड टू द किडनी फेलियर। अगर किडनी स्टोन को बर वक्त ट्रीट ना किया जाए या फॉर एग्जांपल प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लिया जाए ना, तो इट कैन लीड टू द किडनी फेलियर। यस, इट कैन लीड टू द किडनी फेलियर। ठीक है, लेकिन दिस कंडीशन इज रेयर, बाकी किडनी फेलियर के और रीजंस भी हैं। ठीक है, सो this is a medical condition in which normal function of kidney is gradually decreased. And what is the normal function of kidney? To remove the nitrogenous waste from the blood. ठीक है, दिस इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ किडनी, ये फंक्शन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को जीएफआर की बात की थी, जीएफआर विच इज एसेंशियली अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, हमने इसकी बात की थी। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट समहाउ 60 और 120 के बीच में आता है ना, तो वी कंसिडर द पर्सन इज अ नॉर्मल। ठीक है, वो नॉर्मल है। ठीक है, वैसे पर मिनट जीएफआर कितना होता है? 125 ml पर मिनट होता है, राइट? लेकिन अगर जीएफआर मेरे पास 60 और 120 के बीच में है, तो हम इसे नॉर्मल कंसिडर करते हैं पेशेंट को। ठीक है, अगर हमारे पास 20 से लेके 55 के अराउंड समहाउ लाइक 60 के बीच में, सॉरी 20 से 60 के बीच में होता है, तो उसको कोई ना कोई किडनी डिजीज है। ठीक है, किडनी डिजीज है, मतलब किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। और अगर 0 से लेके 15 के बीच में है, तो तब किडनी बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, बहुत रेड लाइन में आ गए, रेड जोन में आ गए आप, तो तब किडनी फेलियर कहलाता है। अब ये जो किडनी फेलियर होता है, ये हमारे पास दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर और एक्यूट किडनी फेलियर, और एक होता है हमारे पास क्रॉनिक किडनी फेलियर। ठीक है, और अगर क्रॉनिक किडनी फेलियर के बाद एक और चीज आती है, दिस इज कॉल्ड ESRD, एंड स्टेज रीनल डिजीज। ठीक है, इसकी बात हम करेंगे। एक्यूट किडनी फेलियर में क्या होता है? एक्यूट, ओके, इसके बाद किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। सो एक्यूट के अंदर क्या होता है? एक्यूट किडनी फेलियर के अंदर एकदम एक्यूट मतलब विद इन अ मिनट्स, विद इन अ आवर्स, विद इन अ
डेज में जो है वो किडनी फेलियर होता है। ये क्यों हो सकता है? तो फॉर एग्जांपल कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल जा रहे थे, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, रीनल आर्टरी कट हो गई, ठीक है, रीनल आर्टरी कट हो गई तो ब्लड सप्लाई मिलेगी किडनी को? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो डेथ सेल डेथ हो गई, नेक्रोसिस हो गई, तो किडनी फेलियर हो गया, ठीक है, एक चीज ये है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल किसी ने फायर कर दिया, आधा किडनी लॉस्ट, ठीक है, इसके अलावा कोई भी इस तरह की कंडीशन जो इमरजेंसी की कंडीशन हो, तो ये एक्यूट किडनी फेलियर में आएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इम्यून सिस्टम अचानक से अजीब तरह से एक्टिवेट हो गया और पूरे किडनी पे अटैक कर दिया, रिमोट ऑटो इम्यून अटैक, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। तो एक्यूट में क्या होता है? एक्यूट इज लाइक बहुत सडनली, विद इन डेज आवर्स या फिर विद इन वीक्स में ये काम होगा, ठीक है। और इसके क्या क्या रीजंस हैं वो बता दिए। इसके अलावा कोई एम्बोलिज्म आ गया, एम्बोलिज्म आप लोगों को पता है व्हाट इज एम्बोलिज्म? कोई एम्बोलाय आके रीनल आर्टरी में अटक गया, ठीक है, मेन ब्लड सप्लाई रुक गई, ठीक है, तो ये भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो देयर आर टन्स ऑफ रीजन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है। समटाइम एक्यूट रीनल फेलियर इज लाइक रिवर्सिबल। वालेकुम अस्सलाम आमना, वेलकम। समटाइम एआरएफ इज रिवर्सिबल, हम कभी कभी एआरएस रिवर्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर एम्बोलिज्म आ गया या कुछ ऐसी चीज आ गई तो हम कुछ ऐसे मेडिसिन देते हैं, वो एम्बोलाय डिसॉल्व हो गया, ठीक है। एम्बोलाई ऐसी चीज होती है जो ब्लड में फ्लोट करती है, फॉर एग्जांपल लोथड़ा है ना ब्लड का, वो ब्लड में फ्लोट कर रहा है, तो वो रीनल आर्टरी में जाके अटक गया तो ब्लड फ्लो रुक गया किडनी की तरफ, ठीक है। तो इस केस में जो है वो फिर क्या होगा? इस केस में फिर क्या होगा? मतलब ब्लड नहीं मिल रहा किडनी को तो किडनी के टेम्पररी अपना काम रोक देगा, लेकिन फिर अगर उसको ब्लड सप्लाई दोबारा चली गई तो दोबारा से एक्यूट एआरएफ सही हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है हमारे पास क्रॉनिक किडनी डिजीज और क्रॉनिक किडनी फेलियर। क्रॉनिक किडनी फेलियर, क्रॉनिक का मतलब होता है बहुत लंबे टाइम से चलता हुआ है, ठीक है। और क्रॉनिक में क्या होता है? विद इन एज, और दिस इज एज रिलेटेड डिजीज, एजिंग से मतलब एज से रिलेटेड है। जैसे जैसे एजड होते हैं, जो एजड लोग होते हैं उनमें किडनी का प्रॉब्लम ज्यादा आता है, ठीक है। क्यों? टाइम के साथ साथ उनकी किडनीज ऐसा ऐसा अपना काम कम करते जाते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली फॉर एग्जांपल वो किसी ऐसे मेडिकेशन पे हैं जो कि किडनी के लिए हार्मफुल हैं, कुछ ऐसी चीजें ले रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता किडनी को डैमेज कर रहे हैं, अल्टीमेटली जो है वो लेटर ऑन एज में जाके 60s में 50s में 60s में जो है वो किडनी अपना काम छोड़ दें, तो दिस इज क्रॉनिक किडनी फेलियर, ठीक है। और क्रॉनिक किडनी फेलियर के क्या रीजंस हो सकते हैं? तो यस, एक एक तो रीजन है एजिंग, एज से रिलेटेड है ये, ठीक है। इसके अलावा ड्रग्स, ठीक है, और ये सारी चीजें। एआरएफ में अगर अचानक कोई ट्यूमर आ गया ना, ठीक है, ट्यूमर दोनों में आ सकता है, ठीक है। ट्यूमर वैसे अचानक तो नहीं आता, टाइम के साथ बिगिन होता है, तो वो हम क्रॉनिक में भी रख सकते हैं, एक्यूट में भी रख सकते हैं, क्योंकि एक्यूट में ऐसे रख सकते हैं कि ट्यूमर विद इन फॉर एग्जांपल वीक या वीक्स में डेवलप हो रहा है तो वो एआरएफ में आ जाएगा, लेकिन ट्यूमर बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, वो ब्लड सप्लाई को रोक रहा है, तो ये, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगर किडनी कैंसर है, ठीक है, तो वो भी हमें जो है वो किडनी फेलियर तक की तरफ ले जाता है, ठीक हो गया। और इसके बाद अगर यहाँ पे किडनी फेलियर की ना स्टेजेस दी हुई हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ देखें किडनी फेलियर की स्टेजेस दी हुई हैं। नॉर्मल, यहाँ देखें सबसे पहले नॉर्मल किडनी है, तो नॉर्मल किडनी में जो है वो स्टेज G1, तो इसमें जीएफआर जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 ml पर मिनट होता है, ठीक है। उसके बाद G2 फेज जिसमें 60 से 90 के बीच में होता है, दिस इज माइल्डली डिक्रीज जीएफआर है, ठीक है। माइल्डली टू मॉडरेटली G3A फेज और G3B, G4 और G5। अगर जीएफआर 15 से कम हो जाए ना, ये मिडल वाली कंडीशन स्टेजेस छोड़ दें आप, जीएफआर 15 से कम हो जाए ना तो हमारे पास किडनी फेलियर है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम यही चीज बता रही है, यहाँ इस वाली में, सॉरी, यहाँ पे भी सेम वही चीज बता रहा है, ठीक है। तो जीएफआर 15 से कम हो जाता है तो दिस इज किडनी फेलियर। और अगर जीएफ किडनी बिल्कुल ही अपना काम छोड़ देना तो उसके बाद क्या होता है हमारे पास? ई एंड स्टेज रीनल डिजीज, ठीक है। किडनी ने बिल्कुल अपना काम छोड़ दिया,
नाउ इट इज एंड टाइम। इसके बाद आपने क्या करना है, एंड स्टेज रीनल डिजीज के बाद क्या करना है, यस ई एस आर डी के बाद क्या करना है, ई एस आर डी के बाद आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, किडनी ट्रांसप्लांट का। थोड़े टेम्पररी तौर पे आप डायलिसिस करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर डायलिसिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। आप बहुत लंबे टाइम तक डायलिसिस पे जिंदा नहीं रह सकते। अगर आपको लंबा टाइम गुजारना है तो लंबी जिंदगी गुजारनी है तो किडनी ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं जरा डायलिसिस की। अब पहले ट्रांसप्लांट की बात करें या डायलिसिस की बात करें, डायलिसिस की बात की जाए या ट्रांसप्लांट की बात की जाए। रिनल डायलिसिस, डोनर ना हो तो फिर, यस डोनर ना हो तो फिर क्या करें, तो डोनर तो जरूरी है ना किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, डाउनर तो जरूरी है डोनर। उजाला आपकी परसेंटेज कितनी आई है, ओके। चलें पहले किडनी ट्रांसप्लांट की बात करते हैं और उसके बाद हम फिर आगे हम डायलिसिस की बात कर लेते हैं क्विकली। सईद समरा, आप भी बता दें अपनी परसेंटेज कितनी आई है आपकी। कब बताई आपने सईद समरा, मुझे तो नहीं बताई आपने। सो कोल्ड हाउ कितनी परसेंटेज है आपकी, 80 85, उससे पूछ लेंगे हम। उजाला बताइए परसेंटेज कितनी आई आपकी। ओके, सईद समरा ने आप लोगों को परसेंटेज बताई। ओके, तो फिर डायलिसिस पढ़ें पहले। ओके, डायलिसिस पढ़ लेते हैं, मुझे मसला नहीं है, हम डायलिसिस पढ़ लें पहले। ओके, सो अगर हमारे पास किडनी फेलियर आता है तो किडनी फेलियर के बाद हमारे पास क्या है, हमें रीनल डायलिसिस कराना पड़ता है। हमें रीनल डायलिसिस कराना पड़ता है, ठीक है। तो इस रीनल डायलिसिस क्या होती है हमारे पास, हमें तो नहीं पता भाई, कब बताइए, वी डोंट नो, हमें दोबारा बताओ। सो रीनल डायलिसिस क्या होती है, डायलिसिस इज द आर्टिफिशियल वे टू रिमूव द टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। सो द आर्टिफिशियल प्रोसीजर to filter the toxin from the blood when kidneys are unable to work properly is called renal dialysis, ठीक है। आमना, आपको कैसे पता कि उसको गुस्सा आ रहा है। वाह, आमना तुम्हें बहुत समझती, शाबाश। ओके, ओ आमना ब्रो, ओके ओके। सो चलें, अच्छी बात है, दो स्नेक्स ही एक दूसरे के अच्छे के जान सकते हैं। ओके, सो हमारे पास आर्टिफिशियल प्रोसीजर है, ये एक आर्टिफिशियल प्रोसीजर है जिसमें हमारे पास क्या होता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन वगैरह, वो किडनी, वो हमारे पास किडनी आर्टिफिशियली हम उसको वो करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड रीनल डायलिसिस। तो द आर्टिफिशियल प्रोसीजर टू फिल्टर द टॉक्सिन्स, ठीक है, टॉक्सिन्स में वही नाइट्रोजनियस वेस्ट, फ्रॉम द ब्लड व्हेन किडनीज आर अनेबल टू वर्क प्रॉपर्ली इज कॉल्ड रीनल डायलिसिस, ठीक है। यहाँ पे बाबा आपको नजर आ रहे होंगे, इनका डायलिसिस हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं हम अब, यस यहाँ देखिए। सो हमारे पास इस डायलिसिस की ना दो टाइप्स हैं, एक हम कहते हैं हीमोडायलिसिस और एक हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस में क्या होता है, हम ब्लड लेते हैं पेशेंट में से, पेशेंट की बॉडी में से ब्लड को रिमूव किया जाता है, एक मशीन में डाला जाता है, वो मशीन उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिमूव करती है, फिर बैक हम पेशेंट के बॉडी में डालते हैं। तो हीमोडायलिसिस में हमारे पास पेशेंट, ब्लड हमने लिया, मशीन के अंदर गया, मशीन से साफ हुआ, दोबारा से हमने बॉडी के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो हीमोडायलिसिस में हमारे पास
क्या है, सबसे पहले हमें एक इंसिजन देना पड़ता है, इधर या तो आर्म के अंदर या फिर इधर जुगलर नोच, जुगलर आर्टरी जा रही होती है उसके अंदर, या जुगलर वेन, उसके अंदर हमें इंसिजन देना पड़ता है, ठीक है, जो कि नेक के अंदर। तो इन दो जगह से आप डायलिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एक मशीन होती है, इसे हम कहते हैं डायलाइजर या डायलिसिस मशीन। तो ये जो डायल, इसके अंदर एक हमारे पास आर्टिफिशियल किडनी की तरह का प्रोसीजर होता है, इसे हम डायलाइजर कहते हैं, ठीक है। इस डायलिसिस मशीन में देखें, यहाँ से हमने ब्लड लिया, ये देखें, ठीक है, यहाँ से ब्लड लिया, यहाँ देखो ये पंप लगा हुआ, ये पंप इसको ब्लड को पंप करेगा इसके अंदर, ये मेन डायलाइजर है, डायलाइजर, ये सेंटर में डायलाइजर, ठीक है। ये ब्लड लिया हमने, ये इधर से पंप हुआ, ये डायलाइजर में आया, ये डायलाइजर है हमारे पास, डायलाइजर में क्लीन हुआ ब्लड और दोबारा से वापस बॉडी के अंदर चला गया। यहाँ पे एक्चुअली में एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड डायलसेट। तो डायलसेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायलसेट। तो डायलसेट क्या करता है, एक्चुअली में यही हमारे पास डायलिसिस करवाता है, ठीक है। अब एक्चुअली में यहाँ हीमोडायलिसिस में कैसा प्रोसेस होता है, देखो हमारे पास जो डायलसेट होता है ना, अज्यूम करो ये जो डायलाइजर लगा हुआ है, डायलाइजर, इसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, इसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, ये जो डायलाइजर है ना, इसके अंदर ये बहुत क्वाइल्स क्वाइल्स होती हैं, उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। क्वाइल्स इसलिए होती हैं, जैसे आप लोगों ने देखी ना क्वाइल्स, ऐसे गोल 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 स्प्रिंग की तरह, क्वाइल्स इसलिए होती हैं कि वो सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से बहुत अच्छे से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होता है वहां से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं यहाँ से हमारे पास ये डायलसेट है, डायलसेट की कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली हमारे ब्लड की कॉम्पोजिशन के बराबर होती है, बस इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्कुल नहीं होता, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, हाइपोजेंथीन, ठीक है, इनमें कुछ नहीं होता, ठीक है। बाकी ब्लड की कॉम्पोजिशन के एग्जैक्ट बराबर होता है ये, ठीक है। तो यहाँ से है हमारे पास एक वो है, यहाँ से देखो फ्रेश डायलिसेट जा रहा है ना, फ्रेश डायलिसेट जा रहा है, अब ऊपर से आपके पास डायलिसेट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ इस पूरे चैम्बर के अंदर डायलिसेट बढ़ा हुआ है, और इसके अंदर यहाँ पे गोल गोल क्या घूम रहा है, जी बिल्कुल पाक साफ होता है, यहाँ गोल गोल को क्या घूम रहा होता है, ब्लड, ठीक है। अब ब्लड और जो हमारे पास डायलिसेट है ना, उसके अंदर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है ये, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और आपको पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन पॉसिबल है, पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है। अब हमारे पास देखें, फॉर एग्जांपल ये सेमी परमिएबल बाड़ है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। आप लोगों ने वो मंजूर पश्तीन का फेमस वो देखा है, वो डेवरन लैंड को बोलता है ये सेमी परमिएबल बाड़ है। चलें छोड़ें वो भी मेडिकल का स्टूडेंट था, तो खैर वो पॉलिटिक्स की बात है, छोड़ें। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक साइड पे हमारे पास डायलसेट है, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, एक साइड पे हमारे पास डायलसेट है और एक साइड पे हमारे पास ब्लड है। अब ब्लड के अंदर हमारे पास, हमें पता है क्या क्या ये ज्यादा है, जी जी समरा, पता है मुझे कितना दूर है, नहीं वेटनरी साइंसेस का स्टूडेंट था वो, मंजूर पश्तीन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास यूरिया, यूरिक एसिड, सब कुछ, ये क्रेटिनिन, क्रेटिनिन, ठीक है, ये जितना नाइट्रोजनियस बेस है ये ज्यादा है, डायलिसेट के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, हमें पता है। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब आपको पता है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, ये सब कहाँ ज्यादा है, ये हमारे पास ब्लड के अंदर ज्यादा है। तो ये अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ से इधर आएगा, ठीक है, हमें पता है ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में से क्या होगा, ब्लड में से रिमूव होके ये सारा कुछ डायलिसेट में आ जाएगा, ठीक है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन, ये सब आ जाएगा इधर डायलिसेट के अंदर, ठीक है। और आपका ब्लड क्या हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट से पाक हो गया, तो हो गया ना फैसला, ठीक है। पाक साफ तो नहीं होता मेजरमीन, जैसे किडनी हमारा काम करता है वैसे तो ये नहीं करता। क्रेटिनिन इज ऑल्सो नाइट्रोजनियस वेस्ट, क्रेटिनिन भी नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है, ठीक है। तो ठीक है, अब वो जो डायलिसेट जो यूज हो गया ना, जो डायलिसेट यूज हो गया, वो वापस देखो यहाँ से इधर आ गई, देखो यूज डायलिसेट विद वेस्ट,
तो ये दोबारा ये डायलिसिट वेस्ट में चला जाता है और इसके अंदर जो यूरिया यूरिक एसिड सब होता है वो अपने साथ लेके चले जाता है और जो ब्लड क्लीन हो चुका होता है वो ब्लड यहाँ से हम दोबारा से पेशेंट की बॉडी में लगा देते हैं। ठीक है, और वो ब्लड दोबारा क्लीन हो गया। तो ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, इस डायलाइजर को हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, रेड कलर का होता है। ब्लू कलर का जो कुछ रेयर केसेस में एक दो केसेस ऐसे देखे थे डॉक्टर्स ने, बाकी तो ब्लड रेड कलर का होता है। क्रेटिनिन भी नाइट्रोजनियस वेस्ट है, वो भी हमारे पास प्रोटीन अमाइनो एसिड्स उसकी मेटाबॉलिज्म से बनता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हीमोडायलिसिस के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ये वाला जो मेडिकल प्रोसीजर है ये कम से कम कितने टाइम ले सकता है? ये 4 से 5 घंटे ले लेता है। ठीक है, 4 से 5 घंटे, 6 घंटे। ठीक है, ये इतना टाइम लेता है। ठीक हो गया। लेकिन दिस प्रोसीजर इज एफिशिएंट, ये अच्छा खासा एफिशिएंट प्रोसेस है। ये डायलिसिस करने के बाद आपको तकरीबन 48 या 72 आवर्स के बाद दोबारा डायलिसिस कराना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब 2-3 दिन तक आप चल सकते हैं। 2-3 दिन तक हीमोडायलिसिस से आप चल सकते हैं। एक बार हीमोडायलिसिस करा लिया, 2-3 दिन आराम से गुजार लेंगे आप। ठीक है, बट इसका ड्रॉबैक क्या है? नंबर वन, 4 से 5 घंटे आपके वेस्ट जाएंगे। आप वहाँ हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे ऐसे, यहाँ ऐसे पड़े रहेंगे, आपसे ब्लड जाएगा मशीन के अंदर, क्लीन होगा और ये ऐसे होगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 दिन। ठीक है, फिर इसके अलावा अब देखो ब्लड आपका निकल के मशीन में शिफ्ट हो रहा है ना, अब मशीन में जा रहा है ब्लड, तो अब आपको पता है मशीन में तो वो लोहे की चीजें हैं जो भी है वट। ठीक है, और आपका ब्लड क्या है, उसमें सेल्स हैं, तो सेल्स को माइक्रोस्कोपिक इंजरीज हो सकती हैं। ठीक है, दिस इज अ ड्रॉबैक। इसके साथ साथ देखो ये वाला काम हॉस्पिटल में हो रहा है, तो एक चीज होती है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल में आपको पता है बहुत सारे लोग इलाज करने आते हैं, किसी को कम सा इन्फेक्शन, किसी को क्या, किसी को क्या, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के चांसेस हैं। इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान जैसे पुअर कंट्रीज या वो कंट्रीज जहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिसेस नहीं होती, उन्होंने पहले ऐसे बंदे का डायलिसिस किया फॉर एग्जांपल जो जिसका किडनी फेलियर ऐसा था कि फॉर एग्जांपल उसको साथ में एड्स या एचआईवी या कोई ऐसी ब्लड की डिजीज भी थी। अब अगर ऐसा हो गया, तो अगर प्रॉपर सही से क्लीन ना हुआ, तो ये वाले तरीके से एड्स या इस तरह की डिफरेंट डिजीजेस भी ट्रांसमिट हो सकती हैं जो ब्लड से ट्रांसमिट होती हैं। खैर इसका चांस कम होता है, लोग अच्छे से साफ करके दूसरे पेशेंट को देते हैं, लेकिन चांसेस आर देयर। ठीक है, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग दिस इज अ एफिशिएंट प्रोसीजर, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं दिस इज एफिशिएंट प्रोसीजर, बट आपको 4 से 5 घंटे एक वेस्ट होंगे, सेल को माइक्रोस्कोपिक इंजरीज होंगी। ठीक है, साथ साथ में ये वाला हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का रिस्क होगा। ठीक है, और साथ साथ में मे बी के एड्स जैसी डिजीज हार्मफुल आ जाए। तो ऑल्दो दिस इज एन एफिशिएंट प्रोसीजर, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स बाकी ये वाले हैं। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा डायलिसिस का प्रोसीजर है विच इज कॉल्ड पेरिटोनियल डायलिसिस। देखो हीमोडायलिसिस ऐसे चलता है, सामने इसकी स्क्रीन लगी हुई है, ये इसका मशीन लगा हुआ है, ये नीचे डायलिसेट पड़ा हुआ नजर आ रहा है, डायलिसेट। बस अब 4-5 घंटे यहाँ बिताएगा ये। ठीक है, अब दूसरा तरीका होता है पेरिटोनियल डायलिसिस का। पेरिटोनियल डायलिसिस इज नॉट दैट मच एफिशिएंट, ये आपको डेली करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये वाला प्रोसीजर इजी है और घर पे हो सकता है। अच्छा, हीमोडायलिसिस में आपको पता है डॉक्टर की नीड है, आप हॉस्पिटल जाएंगे तो ही होगा, एक स्पेसिफिक जगह पे जाएंगे तभी होगा। ठीक है, बट पेरिटोनियल डायलिसिस का ऐसा कुछ ऐसा सीन नहीं है। इसमें क्या करते हैं हम, एक इंसिजन देते हैं। ठीक है, यहाँ देखें पहले से इंसिजन दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक छोटा सा इंसिजन देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो ट्यूब नजर आ रही है आप लोगों को, इस ट्यूब के थ्रू हम क्या करते हैं, इस ट्यूब के थ्रू हम यहाँ पे एंटर करते हैं क्या चीज, हम यहाँ पे एंटर यहाँ पे डायलिसिस डालते हैं। ठीक है, तो हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी होती है ना, वहां पे डायलिसिस हो रहा होता है। कैसे हो रहा होता है, यहाँ देखें आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये आपके पास डायलिसिस का सोल्यूशन है, मतलब डायलिसेट है। ये आप लोगों की पेरिटोनियल कैविटी नजर आ रही है, पेरिटोनियल कैविटी जहाँ पे देखो ये किडनी, ये आप लोगों को ब्लड वेसल, सॉरी ये इंटेस्टाइन सब कुछ नजर आ रहा होगा। ये वाला रीजन आपका हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है, जैसे कुछ मेडिसिन हम टंग के नीचे रखते हैं ना, तो फौरन एब्जॉर्ब होकर बॉडी में चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो ये पर्टिकुलर इलाका है, पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे हाईली वेस्कुलराइज्ड
बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये ऊपर से हम जो डायलिसिट डालते हैं, ये डायलिसिट आता है अंदर, यहाँ पे पड़ा रहता है। अब यहाँ से इसके पास से जो ब्लड आ रहा होता है, जा रहा होता है ना, तो वो भी, अब देखें डायलिसिट के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन कम है, ब्लड के अंदर ज्यादा है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारे पास ये इधर आएगा, डायलिसिट के अंदर आएगा, ठीक है, और ब्लड हमारे पास प्योर होता जाएगा, ठीक है। और फिर उस डायलिसिट को यहाँ से हम आउटफ्लो के थ्रू निकाल लेंगे बॉडी से बाहर, ठीक है। तो ये है हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस, ये पेरिटोनियल केविटी के अंदर होता है। ये वाला प्रोसीजर 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है, 30 मिनट्स, 30-35, ठीक है। ये वाला प्रोसीजर इतना एफिशिएंट नहीं होता, आपको हर दिन 30-30 मिनट देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब अज्यूम करो आपने क्या किया, आपने ये डायलिसिट का बैग लिया, ये वाला बैग लिया, लगा लिया, सिंपल कोट पहन लिया ऊपर, सिंपल, ठीक है, चले गए आप किसी ओकेजन पे, कुछ भी सेरेमनी अटेंड की, कुछ भी किया, इधर आपका डायलिसिस परफॉर्म हो रहा होगा, उधर आपने सेरेमनी अटेंड की, कुछ भी किया, ठीक है। लेकिन पेरिटोनियल जो हीमोडायलिसिस है उसमें आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपको वहीं लेटना है। ऐसा नहीं है कि आपने ब्लड दे दिया, चलो भाई साफ करके आओ, मैं आता हूँ ब्लड ले लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो और दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस का ये एडवांटेज है कि ये देखो, ये एक बार इंसिजन दे दिया, उसके बाद आपको बार बार इंसिजन की जरूरत नहीं है, बस, ठीक है। और एक चीज और है, पेरिटोनियल डायलिसिस में ये हमारे पास वो रहता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं हो सकते, ठीक है। और साथ साथ में आप घर पे कुछ काम भी कर सकते हैं, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, और आपके 4-5 घंटे वेस्ट भी नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन दिस प्रोसीजर इज नॉट दैट मच एफिशिएंट, ये इतना एफिशिएंट नहीं, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? और इसके बाद ये दोनों प्रोसीजर हम करेंगे, इससे हमारा जो हमारा ब्लड होता है, वो कुछ हद तक नाइट्रोजनस वेस्ट से जो है वो पाक हो जाता है, ठीक है, वहां से वो निकल आते हैं। अगेन ये वाली डायग्राम भी वही शो कर रही है, ठीक है। सॉल्यूशन बैग, यहाँ से डायलिसिट अंदर जाएगा, यहाँ से अंदर बाहर आएगा, ये ड्रेन बैग है। तो अब आप लोग बताएं कौन सा वाला तरीका सही है, कौन सा वाला तरीका सही है, ये पेरिटोनियल वाला या हीमो वाला? हीमोलिसिस, हीमोडायलिसिस, हीमो, देखो एफिशिएंसी के हिसाब से देखें तो हीमो सही है, लेकिन हीमो को नेफ्रोलॉजिस्ट पेरिटोनियल पेरिटोनियल को हीमो के ऊपर इसलिए वो करते हैं कि ये वाला प्रोसीजर ये ऐसा है कि देखो वहां पे आपके 4-5 घंटे वेस्ट नहीं होंगे ना, ठीक है, 4-5 घंटे वेस्ट नहीं होंगे आपके, ठीक है। आप प्रोडक्टिव कुछ कर सकते हो। साथ साथ में ये है कि आप जो है वो आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं होंगे, अगर होंगे हॉस्पिटल जाएगी नहीं तो इन्फेक्शन कहाँ से होंगे, ठीक है। तो ये वाला प्रोसीजर थोड़ा सा एडवांटेज रखता है हीमो के ऊपर, लेकिन अगर एफिशिएंसी के हिसाब से बात करें तो हीमो ज़्यादा एफिशिएंट है। ये आपको डेली करना पड़ता है, वो आपको एक दिन में करा के फिर 2-3 दिन आराम से कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? क्रिस्टोफर, क्लैरो, एनी कंफ्यूजन? आयशा नूर, वेलकम टू द नून अकेडमी। ओके, सो ये वाला प्रोसीजर थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। मेजाबिन, यू आर राइट। यस मोहदीसा। सर हमारी बुक में एक और थेरेपी है, कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये भी समझा लें। ओके, कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट थेरेपी, ओके, आई हैव टू लुक ऑन द कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है। डायलिसिस डिसऑर्डर इंटेंसिटी, और कंटिन्यूस हीमोडायलिसिस को दूसरा नाम ही दिए, एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। ओके मोहदीसा, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसको, ठीक है। ओके सर, और एक वर्ड है यहाँ पे, लिपेरोस्कोपिक पाइलियोलिथोटॉमी, ये हाँ वाला हाँ, वर्ड समझा दें। ओके ओके ओके। लेप्रोस्कोपिक पायोलिथोटमी, ठीक है, पाइलोलिथोटमी, लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटमी। तो जब हमारे पास किडनी स्टोन बहुत बड़ा हो जाएगा ना, जो लिथोट्रिप्सी और उससे ट्रीटमेंट नहीं हो पॉसिबल हो पाएगा लिथोट्रिप्सी और पीसीएनएल के थ्रू,
तो फिर हम लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटोमी करेंगे, ठीक है। उसमें हम जो है वो जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, तो वैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक कैमरा इंसर्ट करेंगे और डायरेक्ट किडनी के अंदर भी पंक्चर करेंगे और वहां से स्टोन को निकालेंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद हम किडनी फेलियर को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसके बाद क्लास तमाम, ठीक है। सो अब हमारे पास ये सारा है, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, ये सब कुछ है। लेकिन देखो, अगर किसी को किडनी फेलियर हुआ है ना, तो दिस इज अ टेम्पररी वे। और दूसरी चीज ये है कि जैसे डायलिसिस पे चीज होती है ना, तो ये बहुत लंबे टाइम तक, 5 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक। मेजेबिन एक दूसरी भी बात है, जैसे हीमो की आप बात कर रही थी ना, तो हीमोडायलिसिस फॉर एग्जांपल 5 साल तक कराना पड़े, तो हर 2-3 दिन बाद आप हॉस्पिटल में जाके 3-4-5 घंटे लगाएंगे। तो एक मतलब स्टार्ट में तो चलो सही है, लेकिन बंदे को जब फिर ना बाद में जाके हॉस्पिटल से नफरत होने लगती है, तो इसलिए घर पे ही आसानी से हो जाए, ठीक है। सो इसलिए भी पेरिटोनियल डायलिसिस थोड़ा एज रखता है, ठीक है। और एक चीज है कि अब डायलिसिस के थ्रू हम पूरे 10 साल 15 साल तो जिंदा नहीं रह सकते ना। जितना डायलिसिस होता है, आपको पता है, ओवरऑल जो है वो ब्लड के अंदर ऐसा ऐसा चीजें हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल चीजें उस तरह से क्लीन नहीं होती। जो नेचुरल वे है ब्लड को क्लीनिंग का किडनी के थ्रू, जो नेचुरल वे से बहुत अच्छे से ब्लड क्लीन होता है। और किडनी देखो, आपके पास एक काम नहीं करता, और भी बहुत सारे काम करता है। फॉर एग्जांपल आयन इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस प्रॉपर रखना, वो कौन करता है? वो किडनी करता है। हमारे पास वो जो डायलाइजर वो जो लगा हुआ है, वो तो इस चीज को नहीं देखेगा ना, वो तो सिर्फ बस यूरिया यूरिक एसिड क्रेटिनिन को रिमूव करेगा, ठीक है। तो लंबे टाइम तक अगर डायलिसिस करेंगे तो पेशेंट की हेल्थ ओवरऑल डिक्रीज होती है, ओवरऑल डिक्लाइन की तरफ जाती है। तो इसलिए बहुत लंबे टाइम तक डायलिसिस को हम सजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हमें किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ ही जाना पड़ता है, ठीक है। और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हम फिर जो है वो प्रॉपर एक रेसिपिएंट देखते हैं, डोनर और रेसिपिएंट का मैच देखते हैं। सबसे पहले तो हमें एक डोनर देखना होता है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सबसे पहले हमें किडनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज किडनी ट्रांसप्लांट, एक्चुअली में क्या होता है ये किडनी ट्रांसप्लांट, डेफिनेशन क्या है इसकी? व्हाट इज किडनी ट्रांसप्लांट? आईफोन के लिए सब लोग दे देते हैं, लेकिन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए नहीं देते। काश किडनी भी लिवर की तरह होता, आधा काट के किसी को दे दो, आपका किडनी दोबारा बढ़ जाए। तो मैं आधा काट के आईफोन खरीद लेता, किडनी दोबारा बड़ा हो जाता। हाँ, लिवर ऐसे ही करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। हाँ सही तो समझा, ये भी बात सही है, ये भी बात सही। नहीं भाई, अल्लाह पाक की नियामतें बहुत बहुत वो हैं, ठीक है। तो यस, तो हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट क्या है? एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर जिसमें हम डिजीज्ड किडनी, ठीक है, या मिसिंग किडनी, ठीक है, या डैमेज्ड किडनी। डिजीज्ड मतलब उसको कोई डिजीज हुई है, मिसिंग मतलब बाय बर्थ किडनी है ही नहीं, ठीक है, बनी ही नहीं, या फॉर एग्जांपल कोई और रीजन है, किडनी किसी ट्रॉमा के अंदर, इमरजेंसी एक्सीडेंट के अंदर पूरी खराब हो गई, तो डैमेज्ड किडनी, इसको रिप्लेस करना विद द डोनर किडनी, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ डिजीज्ड किडनी, डैमेज्ड किडनी और मिसिंग किडनी विद द डोनर किडनी, दिस इज कॉल्ड किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। और किडनी ट्रांसप्लांट में एक हमारे पास होता है रेसिपिएंट और एक हमारे पास होता है डोनर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें किडनी के लिए डोनर देखना पड़ता है, ठीक है। डोनर में सबसे पहले चीज हमें क्या देखनी है? उसका ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, एज का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। समहाउ 5 से 6 साल का डिफरेंस एक्सेप्टेबल, लेकिन बहुत ज्यादा एज का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना एज का डिफरेंस कम होगा उतना ज्यादा चांसेस होंगे सक्सेसफुल के, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक चीज होती है ह्यूमन
ल्यूकोसाइट एंटीजेंस, ठीक है, HLAs नाम सुना होगा आप लोगों ने, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस। तकरीबन हमारे पास 6 ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस होते हैं, ठीक है, उसमें से कम 3 मैच करने चाहिए पेशेंट और डोनर के बीच में, यानी रिसिपिएंट और डोनर के बीच में। सबसे पहले ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, दूसरा एज डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, तीसरा जो 6 HLAs होते हैं उसमें से कम 3 HLAs सेम होने चाहिए। HLAs दीज आर द प्रोटीन्स जो कि हमारे जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर होती हैं, मतलब WBCs के ऊपर होती हैं, तो ये मैच करने चाहिए कम से कम 3, ठीक है। RH ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके बाद यस, अगर ये सारी चीजें होती हैं, हमें एक प्रॉपर डोनर मिलता है, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम मेडिकल प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। मेडिकल प्रोसीजर इज सिंपल। सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे कट लगाना है ऐसा सी शेप का, ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट ये दिस इज कॉल्ड राइट इलियक फोसा, ठीक है। वैसे किडनी एब्डोमिनल रीजन में होता है ऊपर थोड़ा सा, लेकिन अभी हमें ये थोड़ा सा नीचे पेल्विक वाला रीजन आता है, इस इधर हमें किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ये देखिए नॉर्मल किडनी यहाँ पे फॉर एग्जांपल, और जो डिजीज किडनी जो हम ट्रांसप्लांट कराते हैं वो थोड़े नीचे यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें ट्रांसप्लांट के लिए हम एक इंसिजन देते हैं। सबसे पहले तो जर्नल एनेस्थीसिया देते हैं, ये वाला प्रोसीजर जर्नल एनेस्थीसिया के अंदर होता है, क्योंकि बड़ी सर्जरी है भाई, तो हमें जर्नल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। फिर यहाँ से हम एक इंसिजन देते हैं, ठीक है। इंसिजन के बाद हमें 3-4 बस तार जोड़ने हैं, हो गया किडनी ट्रांसप्लांट, तो हो गया ना फैसला, सिंपल सा। हमें 2-3 एनास्टोमोसिस करने होते हैं बस। तो यहाँ देखें, an incision is made in the lower portion of the abdomen on the one side of the kidney is placed inside। तो एक साइड पे यहाँ पे हम एब्डोमिनल के यहाँ पे जो है वो इंसिजन देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, द फेल्ड किडनी आर नॉट रिमूव्ड। जो हमारे पास फेल्ड किडनी होती है ना उसको हम रिमूव नहीं करते, क्यों? इसलिए कि हमारे पास किडनी एक काम नहीं करता, बहुत सारे काम करता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो काम है वो किडनी करता रहे, लेकिन डिजीज किडनी जब तक, डैमेज किडनी या डिजीज किडनी जब तक हमारे पास कोई पेन या कोई कैंसर या कोई इस तरह की चीज ना हो तो हम उसको तब तक नहीं निकालते। हाँ, अगर कोई कैंसर हो, कोई बाकी चीज हो, कोई इन्फेक्शन हो, कोई ज्यादा पेन कर रहा हो तो फिर निकाल देते हैं, ठीक है। अब न्यू किडनी का हमें ब्लड सप्लाई कर देना है, बस 3 चीजें करनी है हमें, एक ब्लड सप्लाई लगानी है, ठीक है, एक हमें यूरेटर को वहां से यूरेटर का एनास्टोमोसिस करना है, और एक वेन का, बस दैट्स सो सिंपल। वालेकुम अस्सलाम अक्सा गुल शहीतो। अक्सा गुल शहीतो आप कहाँ गायब थी? तो यहाँ देखें, यहाँ इंसिजन दिया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट नजर आ रहा होगा। बस सिर्फ 3 कनेक्शन लगाते हैं यहाँ पे। कॉमन एलियक आर्टरी, तो वैसे तो एब्डोमिनल के एरोटा जो होता है, डोर्सल एरोटा जो नीचे की तरफ आ रहा है, वहां पे हमारे पास डायरेक्ट रीनल आर्टरी निकलती है, लेकिन इस केस में जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होती है वो थोड़ा स्लाइटली नीचे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कॉमन एलियक आर्टरी होती है वहां से किडनी की जो है ब्लड सप्लाई कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, तो इधर किडनी जो हमारे होता है, और जो डोनर वाला किडनी होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ अच्छे से नजर आ रहा होगा, यहाँ देखें, ये देखो, ये जा रही है एक नीचे की तरफ हमारे पास आर्टरी। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो एनास्टोमोसिस करके इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे एक देखो वेन जा रही है ऊपर की तरफ, ये इस वेन के थ्रू हमने ये दूसरे भी बना लिया, ठीक है। और यहाँ से जो ये दूसरा वो ये देखो यूरेटर का अलग से हमने बना लिया, ठीक है। तो ये बस ये 3 कनेक्शन हमें लगाने, एक यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेटर वाला कनेक्शन, एक ये वेन्स वाला कनेक्शन, और एक ये आर्टरी वाला कनेक्शन, बस हो गया किडनी ट्रांसप्लांट, सो सिंपल, ठीक है। और ये कहाँ लगाते हैं, तो ये हमारे पास जो एक्सटर्नल एलियक आर्टरी होती है वहां पे, और एक्सटर्नल एलियक वेन के अंदर, ठीक है। और जो हमारे पास यूरेटर होता है वो डायरेक्टली हम ब्लैडर ब्लैडर के अंदर लगा देते हैं, ठीक है। बस हो गया किडनी ट्रांसप्लांट, बस बंद करो, सिंपल, हो गया ट्रांसप्लांट खत्म, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट होता है। और किडनी ट्रांसप्लांट मोस्टली 80% केसेस में सक्सेसफुल होता है, 20% केसेस में चांस रहते हैं कि रिजेक्शन के चांसेस होते हैं,
ठीक है। और आफ्टर एक किडनी की जो लाइफ होती है आई थिंक 25 ईयर्स समहाउ, 25 ईयर्स प्रोबेबली। आप लोग बुक में, ये आप लोगों का होमवर्क है। ओके अक्सा गुलशही, तो आप वहां होती हैं, ओके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। इसके बाद भी देखो हमारा इम्यून, अब देखो ये फॉरेन बॉडी आई है ना हमारी बॉडी में, किडनी। तो इस चीज को हमें ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने इम्यून सिस्टम को ऐसी मेडिसिन देते हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करे। तो हम ना इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं सर्जरी के बाद, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, इम्यूनो सप्रेसेंट। ठीक है, तो इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो और बहुत सारी चीज़ें हम इसको इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं, एक्स्ट्रा केयर करते हैं, और फिर उसके बाद डिस्चार्ज। और फिर अगर सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है तो फिर वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी। लैक साइक्लोस्पोरिन, वेरी गुड, मैंने ही बताया था। जी सही था समरा, बिल्कुल, तभी तो परसेंटेज। अपने परसेंटेज बताइए जरा, कितनी परसेंटेज आई। साइक्लोस्पोरिन मैंने नहीं बताया था आप लोगों को, साइक्लोस्पोरिन का 75%, वाओ वेरी गुड। और किसकी आई है परसेंटेज अच्छी। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को। अब हम ना इस चैप्टर का थर्मोरेगुलेशन कंप्लीट करके फिर इस चैप्टर के हम एमसीक्यूज करेंगे एक ही क्लास में, ठीक है। एक ही क्लास में हम एमसीक्यूज करेंगे, बल्कि 2-3 क्लासेस रखेंगे जिसमें हम एमसीक्यूज अच्छे खासे करेंगे, क्योंकि ठीक है। बाकी आप लोगों का दूसरा वाला काम इंशाल्लाह मैं ग्रुप गूगल क्लासरूम में लूंगा। ओके ओके, चलें ठीक है। खाएं खाएं, पिज्जा विज़ा खाएं जी, छुट्टी अब छुट्टी। ठीक है, ओके चलें, होप सो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।